नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा और आज मैं आपके साथ फिर उपस्थित हूं हमारी YouTube की सीरीज में। और बहुत टाइम बाद मैं इस समय YouTube पे उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत समय से मैं YouTube पे एक्टिव नहीं था। उसके पीछे बहुत से कारण हैं। एक कारण है कि एक तो मेरी आंख की वजह से, क्योंकि जो बहुत सारे मेरी आंख के टेस्ट हुए उसमें जो है ग्लूकोमा के चांसेस सस्पेक्ट हुआ है। ग्लूकोमा जिसको कहते हैं काला मोतिया, जिससे रोशनी जाती है। तो इस वजह से एक तो उसमें बिजी था चेकअप में, प्लस स्क्रीन से बहुत दूर रह रहा था, आंखों में स्ट्रेन पड़ता है। तो एक तो ये कारण है, प्लस दूसरा और बहुत से कारण हैं काम को लेके। जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है मोगली बाबा, उस पे लिए हम बिजी चल रहे थे। तो आज आपके साथ जुड़े हैं क्योंकि आज जो है बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाते हैं कमेंट के माध्यम से, या जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप पे मुझसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उसमें से आज एक टॉपिक है कि इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म कैसे की जाती है और ये क्या है। तो आज का जो टॉक है, आज की जो चर्चा है वो है इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या फिर इन्वेस्टिगेटिव फिल्म मेकिंग, ये क्या होती है? तो सबसे पहले आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इन्वेस्टिगेशन यानी कि इन्वेस्टिगेशन या कह लें या इन्वेस्टिगेटिव कह लें, मतलब कि खोजबीन, किसी भी चीज की खोजबीन करना, उसके तथ्यों तक जाना, उसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कह लीजिए। या फिर जो लोग उसको वीडियो के माध्यम से करते हैं, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं या फिल्म्स बनाते हैं, सीरीज बनाते हैं, वो इन्वेस्टिगेटिव फिल्म मेकिंग हो गई। जैसे कि हम इन्वेस्टिगेटिव फिल्म मेकिंग में आते हैं, लेकिन जर्नलिज्म हमारा एक सब्जेक्ट हो जाता है कि हम उसके एथिक्स पे चलते हैं। अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कितने प्रकार की होती है? इसमें इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म जो है कई प्रकार की होती है, मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन सब लोग जो हैं कुछ रेखाओं तक ही सीमित हो जाते हैं। जैसे कि करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन और क्राइम, यहां तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में बहुत कुछ है जिसको हम कवर कर सकते हैं। जैसे कि आपका कॉर्पोरेट करप्शन हो गया, वाइल्ड लाइफ क्राइम हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग्स हो गया, या फिर इंश्योरेंस फ्रॉड्स हो गए या बैंक फ्रॉड्स हो गए। खैर, इंश्योरेंस और बैंक फ्रॉड तो एक बार को कॉर्पोरेट फ्रॉड में भी आ जाता है, क्योंकि ये वो कॉर्पोरेट कंपनीज करती हैं। तो जितने भी फ्रॉड्स हो गए, यानी कि धोखाधड़ी हो गई, किसी भी तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाया गया, चाहे वो क्राइम के माध्यम से हो। क्राइम भी इस तरीका का नहीं कि किसी को मर्डर कर दिया गया हो। क्राइम में जो गैंग्स वॉर होती है, या जो गैंग्स की जो, जिनको मैं कहता हूं कि क्रिमिनल्स की अपनी एक कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, जिसको अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, वो भी, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है। बहुत सारी चीजें वहां से निकाली जाती है। जैसे कि हमारी इन्वेस्टिगेटिव सीरीज जो क्राइम पे है, दास्तान, वो सबसे ज्यादा हिंदी की देखे जाने वाली सीरीज हुई, क्योंकि उसमें जो हम इन्वेस्टिगेटिव सब्जेक्ट्स लेके आए, जो सच्चाइयां हमने दिखाई, वो शायद आज तक किसी ने नहीं दिखाई थी। अब चलते हैं कि इसकी ऊपर की इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म, आई मीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है वो कम क्यों हो रहा है। थोड़े से पीछे ले जाना चाहता हूं। 1980 यानी कि 1980s में यूएसए ने की जो कंपनीज थी, जो जैसे कि न्यूज चैनल्स हो गए या प्रिंट मीडिया हो गए या न्यूज़पेपर्स हो गए, इन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का जो है बजट वो 80% तक कम कर दिया था। और 2022 की स्टडी ये कहती है कि जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म है वो एक तरीके से खत्म हो गई है। पहले इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म जो थी वो हम समाचार के माध्यम से हमें पता चलती थी, या फिर समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हमें पता चलता था कि एक चीज जो है करप्शन हुआ है, ऐसा हमें न्यूज़पेपर से पता चलता था। लेकिन दूसरा न्यूज़पेपर उस करप्शन की तह तक जाता था।
इसका मैं उदाहरण देता हूं लेट इंडिया का ही, कि एक न्यूज पेपर ने बोफोर्स यानी कि जो कांग्रेस के टाइम का था वो जो है उजागर किया था पूरी तरीके से। पूरे उन्होंने वो पेपर्स निकाले थे, वो जो डील हुई थी उसको जो है, आई थिंक वो स्पेनिश भाषा में थे बोफर्स वाले जो, या फ्रेंच भाषा में थे, उसको हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरे वो उन्होंने पब्लिश किए थे। तो उस समय जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थी कि ऐसे समझते हैं कि एक न्यूज़पेपर ने न्यूज छापी कि इसने का घोटाला हुआ, दूसरी तरफ एक न्यूज़पेपर उस घोटाले की तह तक जाता है, उसके पर्चे यानी कि उसके पेपर्स सामने लाता है, वो हो गई आपकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। बोफर्स का नाम मैंने इसलिए यहां लिया कि बोफर्स जो है समाचार माध्यम से इन्वेस्टिगेशन किया गया एक अपने आप में अनूठा उदाहरण है। फिर हम चलते हैं लेट 90s में, 99 के बाद की बात करें, 2000, 2001, अर्ली 2000 की बात करें, तो जब एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उसमें भी एक डिफेंस को लेके घोटाला हुआ था जिसको शायद तहलका ने, जो तहलका मैगजीन थी, उसने उजागर किया था। तो बहुत सारी जो मैगजीन्स थी हिंदुस्तान में भी और विदेशों में भी पहले, उनके पास एक बजट होता था, एक सेगमेंट होता था, एक टीम होती थी जो सिर्फ इन्वेस्टिगेट करती थी, इन्वेस्टिगेशन करती थी, पूरी डिटेल्स निकालती थी और उनको प्रिंट करती थी। अब इंडिया में जो है इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म बिल्कुल, मैं हमेशा की तरह कहता हूं कि 1% भी नहीं बची है। सिर्फ फिल्म मेकिंग के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बची हुई है। कोई न्यूज चैनल आपको इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी नहीं दिखाता है। हाँ, न्यूज चैनल्स आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फोन कॉल रिकॉर्डिंग सुना देते हैं, लेकिन उसको जो है पूरी तरह इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ओर आगे बढ़ते हैं कि जो मैं कह रहा हूं 1-2% जो रही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इंडिया में जो बची है, वो सिर्फ फिल्म मेकिंग के माध्यम से बची है, डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से बची है। जैसे कि जो फिल्म मेकर्स हो गए, हम जैसे जो इन्वेस्टिगेटिव फिल्म मेकिंग के शौकीन हैं, जिन्हें इन चीजों में इंटरेस्ट है, वो ही कर रहे हैं। पहले न्यूज़पेपर्स, न्यूज मैगजीन्स, वीकली मैगजीन्स और न्यूज चैनल जो हैं इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज किया करते थे, अब नहीं करते हैं। अब सिर्फ एक फोन कॉल को सुना देते हैं और उस पर पूरे दिन जो है चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन उसकी फोन कॉल की डिटेल निकालने की कोशिश नहीं की जाती है। मैं यहाँ पे फोन कॉल की डिटेल का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, अभी रिसेंटली संजय राउत का फोन कॉल जो है वो एक लड़की के साथ का वायरल हुआ था। आई थिंक एक हिंदी न्यूज चैनल है, उसने उसको वायरल किया था, उसको सबसे पहले चलाया था, और उसमें संजय राउत जो है उस लड़की को बहुत गालियां बक रहे हैं, और एक नेता को इस तरीके की गालियां, इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो लड़की है वो बहुत ही शांति से संजय राउत की बात सुन रही है और उसका जवाब दे रही है। तो ये पात्रा चौल वाले केस के अभी रिसेंटली हुआ है। तो यहाँ पे न्यूज चैनल ने इस पे डिबेट की, जबकि उन्हें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि जो संजय राउत हैं किसी लड़की को फोन कर रहे हैं, तो वो क्या वो उसकी जानने वाली थी, या उन्होंने जो है शुरुआत में संजय राउत ने उस जब ये डेवलपमेंट डील होनी होगी, क्योंकि सरकार डेवलपमेंट डील लाती है, उसको पता है हमें कहाँ डेवलपमेंट करना है, तो सरकार के जितने भी अधिकारी होते हैं या मंत्री होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को कह देते हैं यहाँ जमीन खरीद लो, यहाँ के रेट बढ़ जाएंगे और यहाँ डेवलपमेंट होगा। बहुत सारे नेता और बहुत सारे अधिकारी जो हैं खुद ही पैसा देते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने चमचों को, जो मैं कहता हूं अपने चाटुकारों को देते हैं, खुद ही पैसा देते हैं और कहते हैं कि आप ये जमीन खरीद लो, और जब यहाँ पे बाईपास निकल जाएगा या कुछ निकल जाएगा तब हम आपसे ये जमीन वापस खरीद लेंगे। ये बहुत सी चीजें होती हैं। तो न्यूज चैनल का काम होना चाहिए था, जिसने ये कथित फोन कॉल चलाई थी संजय राउत की और उस महिला के बीच में, तो उन्हें संजय राउत और उस महिला के बीच का भी संबंध उजागर करना चाहिए था, कि या तो क्योंकि संजय राउत उससे कह रहे हैं कि ये जमीन जो है मेरे नाम और एक
व्यक्ति का नाम और लिया था, करनी होगी। दूसरी तरफ जो लड़की है वो बहुत ही कूलली जवाब दे रही है कि आई नो योर प्लान, आई नो योर प्लान, और संजय राउत उधर से बहुत गंदी गंदी हिंदी भाषा की गाली भी दे रहे हैं। तो कोई भी नेता पहली चीज जब एक हाई लेवल पे होता है तो वो अननोन लोगों को डराने या धमकाने के लिए कभी फोन नहीं करता है। अगर उसको जमीन चाहिए तो उसके पास प्रशासन है, प्रशासन से बोल के वो जमीन अपने नाम करवा सकता है, या गुंडे बदमाश कह लें, पुलिस कह लें, 50 चीजें होती है। लेकिन कोई भी नेता जो है किसी भी अननोन व्यक्ति को फोन करके ये नहीं कहेगा कि ये जमीन तू मेरे नाम कर दे। और अगर आप वो फोन कॉल सुने तो उसमें साफ पता चलता है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, और जब दोनों जानते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि उनकी आपस में भी कोई पैसों का लेन देन चलता रहता होगा। तो यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, किस तरीके से जानते हैं, और इनका आपस में किस तरीके का पैसे का लेन देन है। दूसरी तरफ जैसे मैंने पहले कहा कि ये हो सकता है संजय राउत ने स्टार्टिंग में जब यहाँ पे डेवलपमेंट की बात आई हो पात्रा चौल में, तो ये हो गया हो कि तुम ये हिस्सा खरीद लो, इसके पैसे मैं देता हूं, और बाद में ये जमीन तुम मुझे मेरे नाम कर देना। तो हो सकता है इस तरीके की भी चीज हो। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो मैं रिसेंटली हुआ उसके पॉइंट से बता रहा हूं कि कहां न्यूज चैनल को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, ना कि सिर्फ बिठा के कि संजय राउत करप्ट है, एक लड़की को धमका रहा है, जबकि फोन कॉल में साफ पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और किस तरीके से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हैं और क्राइम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है कि आप क्राइम भी बहुत तरीके के होते हैं। मर्डर अलग हो गया, स्मगलिंग अलग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक जो क्राइम है वो अलग हो गया, जिसको हम डिजिटल क्राइम कहते हैं। तो जब ये क्राइम होने होते हैं तो इसमें या हो गए होते हैं तो इसमें सबसे पहले जो मुख्यतः बात है कि आपको अपने जो है सोर्सेज इकट्ठे करने होते हैं, आपको अपनी एक पैट बनानी होती है। और शुरुआत में आपको पैट बनाने के लिए अगर कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले आप पुलिस वालों के पास पहुंचेंगे और वो सारा डाटा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि जिस व्यक्ति के साथ वो क्राइम हुआ है वो कहाँ का है और उसके साथ क्या घटित हुआ, और पुलिस से आप पहली जानकारी लेंगे कि किस तरीके का क्राइम हुआ है। अब जब आप पुलिस से ये चीजें लेंगे तो उसमें बहुत सारे नाम होंगे, उस नाम के साथ आप उन नामों के पास जो है जाएंगे और उनसे अपनी पड़ताल शुरू करेंगे। जब ये पड़ताल शुरू करेंगे तो आप उसके आसपास के लोगों से भी उस व्यक्ति के बारे में जानकारी लेंगे। अब आते हैं बात की, ये तो जो व्यक्ति जिसके साथ क्राइम हुआ उसके, अब आते हैं कि जो व्यक्ति क्राइम किया उस तक कैसे पहुंचा जाए या उसके बारे में कैसे डिटेल निकाली जाए। तो सिंपल तरीका है, पुलिस से ही शुरुआत होगी, नाम पता चलेगा और हो सकता है कि पुलिस आपको ही बातों बातों में कोई क्लू दे दे। जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस ही आपको क्लू दे देती है और बातों बातों में बहुत सारी चीजें पुलिस आपको बता देती है। तो सबसे पहले आपको अपने सोर्सेज जो हैं वो पुलिस में बनाने पड़ेंगे। और आपके पुलिस में जब आपके सोर्सेज जैसे कि आईओ हो गए, हवलदार हो गए, हेड कांस्टेबल हो गया, एएसआई हो गए, ये आपके एक सोर्स बन जाएंगे। आपकी एक अगर आपके अंदर उतनी क्षमता है तो आपको अपनी बात करने का तरीका अगर आपको आता है, अपनी बात सामने वाले से अपनी उनकी मन की बात निकलवानी है, कुछ डिटेल निकलवानी है, अगर आपके अंदर ये खूबी है तो सबसे पहले जो आपके सोर्सेज बनने लगेंगे वो पुलिस विभाग में बनेंगे। फिर जो व्यक्ति क्राइम करता है उसके आसपास के भी लोग होते हैं, तो वो जहां का रहने वाला होता है, मैं ये एक पॉइंट बता रहा हूँ अंडरवर्ल्ड के पॉइंट से, जो डॉन्स होते हैं या जो माफिया होते हैं, तो वो जहां से शुरुआत करते हैं आपको उस एरिया में जाके अपने सोर्सेस बनाने होते हैं, क्योंकि वो भले ही एरिया छोड़ देते हैं लेकिन उनके वहां पे भी हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो उनसे टच में होता है या फिर उनके किसी जानने वाले के टच में होता है। तो आपके वहां से सोर्सेज बनने शुरू होंगे। जब वो सोर्सेज बनेंगे तो आपको और
बहुत सारी चीजें पता चलेंगी और हो सकता है कोई गैंगस्टर ही आपका कोई सोर्स बन जाए। और हमेशा होता है कि माफियाज में जब आप इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर रहे होते हैं तो दूसरे माफिया जो हैं एक जिसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो वो उसकी इंफॉर्मेशन आउट करना शुरू कर देते हैं प्रॉक्सी वॉर के लिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को सामने वाले के सामने कैसे इंफॉर्मेशन आप उससे बातों से निकाल सकते हैं, ये सब एक आपकी खूबी के अंदर आता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो पुलिस के सोर्सेज हों या पुलिस में सोर्सेज हों, आपके अंडरवर्ल्ड में हो या किसी भी तरीके से हो। लेकिन इंडिया से मैं आज भी कहता हूं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म होने की कगार पे है। अब ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि जितने मीडिया हाउसेज हैं या जो समाचार पत्र हैं जिनको हम न्यूज़पेपर अंग्रेजी में कहते हैं या मैगजीन्स हो गई, जो न्यूज मैगजीन्स हो गई, जो भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियां न्यूज इंफॉर्मेशन देती हैं, जैसे इंडिया टुडे की एक मैगजीन आती थी, आउटलुक की आती थी, मतलब आती हैं, लेकिन अब उसमें उस तरीके से नहीं रह गया। पहले इंडिया टुडे की अगर आप 80s 90s की अगर मैगजीन उठाएं तो उसमें पॉलिटिकली बहुत कुछ बताया जाता था कि इस तरीके से हो रहा है, ये सही है या गलत है। लेकिन अब ये मैगजीन्स जो हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए हो गए हैं। इसमें लेख कम होते हैं, मतलब कि आर्टिकल्स कम होते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट बहुत होता है। फ्रंट पेज पे ही किसी उद्योगपति की या फिर किसी सेलिब्रिटी की या किसी की फोटो छपी होती है जिनसे ये पैसा लेके उस फोटो को पब्लिश करते हैं। पहले के टाइम पे ये मैगजीन जो थी वो कवर इमेज वो डालती थी जिसके ऊपर वो स्टोरी कर रहे होते थे, जिसको वो कहते थे कवर स्टोरी। ये कवर स्टोरी जो शब्द है कभी कभी आप न्यूज में भी सुनते होंगे या मैगजीन्स में सुनते होंगे कि ये हमारी कवर स्टोरी है। कवर स्टोरी ये कि जो पूरा जो कवर होता था उसके ऊपर ही उसका आलेख, उसका एक सिनॉप्सिस इंग्लिश में कहूं तो वो उस पर व्याख्या कर देते थे और अंदर होती थी कवर स्टोरी। तो वो जो कवर स्टोरीज होती थी वो खत्म हो गई हैं। तो अब जो है मीडिया हाउसेस जो हैं वो सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग फर्म्स बन गई हैं जिसमें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट होता है और कोई न्यूज नहीं होती। यही चीज न्यूज चैनल्स के साथ हो रही है कि न्यूज चैनल जो है एक तरीके की ही न्यूज प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी नहीं कर रहा, कोई एनालिसिस नहीं कर रहा, चाहे वो स्टार हो, चाहे आज तक हो, चाहे एनडीटीवी हो। मैं एनडीटीवी पहले बहुत देखता था क्योंकि मुझे उनकी न्यूज जर्नलिज्म बहुत पसंद आती थी, लेकिन अब वो भी बहुत कुछ एक तरीके से चेंज होते जा रहे हैं। आज की तारीख में बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं जो या न्यूज वेबसाइट्स हैं जो चलती हैं, जैसे न्यूज लॉन्ड्री है, वो एक तरीके से थोड़ी बहुत जर्नलिज्म अच्छी कर रहा है, रिपोर्ट ग्राउंड रिपोर्ट्स लाता है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स तो अब ग्राउंड रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ टीआरपी की न्यूज करते हैं। जैसे कि अभी रणवीर सिंह के फोटोशूट पे ही सबने डिबेट करनी शुरू कर दी। रणवीर सिंह का फोटोशूट इस देश का मुद्दा नहीं है, वो नेशनल इशू नहीं है। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जो कवर होने चाहिए थे, जिसपे डिबेट होनी चाहिए थी, लेकिन रणवीर सिंह के फोटोशूट के ऊपर डिबेट्स हो रही है, नेशनल चैनल्स पे डिबेट हो रही है, प्राइम टाइम पे डिबेट हो रही है। जबकि डिबेट होनी चाहिए थी कि हमें जो इस समय जो ग्लोबल वार्मिंग है प्लस जो ओवरशूट डे है, बहुत लोग सोचेंगे ये ओवरशूट डे क्या होता है, तो गूगल करके देखिएगा कि ओवरशूट डे क्या होता है, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी। बहुत सारी चीजें देश में अभी हमारे जो है देश में MiG-21 गिरा और आज भी हम MiG-21 ही यूज कर रहे हैं। हमें नए जहाज खरीदने हैं, भले राफेल आए, जितने आए उतने आए, लेकिन हमें और ऐसे जहाज चाहिए जिससे जो है MiG-21 जो है बिल्कुल रिटायर हो जाए, वो जहाज बिल्कुल ना इस्तेमाल हो और उनके बदले हमें 100 200 300 जहाज जो चाहिए वो हमारे पास हो। इस सब चीजों पे डिबेट हो। गवर्नमेंट का जो इन्फ्लेशन रेट है इस पे डिबेट हो, करप्शन के ऊपर डिबेट हो। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे डिबेट होनी चाहिए, ना कि रणवीर सिंह पे। तो ये न्यूज चैनल जो है वो आज की तारीख में जर्नलिज्म वाले चैनल नहीं रह गए हैं, ये टीआरपी के चैनल रह गए हैं।
तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या थी, कैसे थी और क्या हो गई है, इसके बारे में आज मैंने आपको बताया। और अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि मैंने इन्वेस्टिगेटिव फिल्म मेकिंग कैसे स्टार्ट की, कहां से मेरा पहला मौका लगा और किस तरीके से मैंने ये सब चीजें शुरू की। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विराम।